नमस्कार दोस्तों। डिलिमिटेशन हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है और डिलिमिटेशन का जो इशू है, हालांकि आज दो आर्टिकल्स द हिंदू में है इससे रिलेटेड, एक एडिटोरियल है और एक आर्टिकल है, तो दोनों को हम लोग देखेंगे बट क्विकली रिवाइज करेंगे। जो बेसिक क्रक्स है बस उसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं डिलिमिटेशन जो है, बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे तो एक स्पेशल सेशन बनाया गया, ठीक है, बुलाया गया इसके लिए। और ये पहले एक बार समझ लीजिए कि जीएस पेपर किस में पॉलिटी का इशू है सबसे बड़ा, तो जीएस पेपर 2 में ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो डिलिमिशन क्या है, तो ये हम लोग समझेंगे। परमिशन बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि जो लोकसभा है और राज्यसभा स्टेट असेंबली है, तो स्टेट असेंबली के जो सीट्स होते हैं हर स्टेट में, यानी हर स्टेट का लोकसभा में सीट होता है और अपना स्टेट असेंबली का सीट होता है। उस सीट के बाउंड्री, नंबर ऑफ सीट एंड बाउंड्री उसको चेंज करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होता है। और डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है? आर्टिकल 82, राइट, आर्टिकल 82 के थ्रू। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आपको एक्ट के थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होता है और ये फिर नंबर ऑफ सीट्स जो है और बाउंड्री चेंज करती है। और कैसे आधार क्या होता है चेंज का? जो रिसेंट अपडेटेड जो सेंसस है उसके आधार पे। तो अभी जो कहानी है वो हम लोग समझेंगे कि अभी जो सेंसस है उस किस आधार पे क्या है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। तो एक स्पेशल सेशन बनाया गया, कोई सेशन नहीं चल रहा था, कोई बजट सेशन नहीं था, कोई भी ऐसा रेगुलर कोई हाउस कंडक्ट नहीं हो रही थी पार्लियामेंट में, लेकिन चुनाव के बीच में एक स्पेशल सेशन बनाया गया डिलिमिटेशन को प्रपोज करने के लिए, ठीक है। ये 131st अमेंडमेंट बिल था। इससे पहले ध्यान रखिए कि विमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास हो चुका है। विमेन रिजर्वेशन बिल ऐसा नहीं कि नहीं पास हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा मिसनॉमर है कि भाई विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं पास हुआ, विमेन रिजर्वेशन बिल को ये नहीं मिला गया, महिलाएं जो है छोड़ेगी नहीं विपक्ष को, ये सब र्यूमर है भाई। 2023 में ही विमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दिया गया, बट इसको इनैक्ट नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया, इसलिए क्योंकि जो सेंसस है 2027 में, 26-27 में जो आने वाले हैं वो अभी डिले है। तो अब जो है सरकार चाहती है कि जो 2011 का सेंसस है उसी के आधार पे डिलिमिटेशन किया जाए और वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए, इसीलिए डिलिमिटेशन बिल लेके आया गया। तो 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में तीन बिल है, एक 131 फर्स्ट यूनियन टेरिटरी लॉ बिल 2026 और डिलिमिटेशन बिल 2026। अब ऑब्जेक्टिव और बेस्ड डाटा क्या है मैंने समझा दिया सब कुछ आपको अच्छे से, ठीक है, कि विमेन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने का रीज़न है सीट को रीएडजस्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशनसी को रीड्रॉ करना, ठीक है। आधार क्या है? 2011। ये सब बता दिया। डाटा इज़ वेरी ओल्ड, ये एक सबटल टेंशन है पॉलिसी मेकर के लिए। अब फ्रिक्शन क्या है, कहाँ पे एक वहाँ पे इशू चल रहा है? तो लोकसभा का सीट 850 हो जाएगा और रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ जाएगा। पॉलिटिकल इशू ये है कि सेशन जो है, जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन और तमिलनाडु का इलेक्शन चल रहा था तभी क्यों बुलाया गया, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक नाराजगी है विपक्ष में कि एक मंशा यहाँ पे पॉलिटिकल गेन का है रादर देन गिविंग वोमेन अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन राइट इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, राइट। तो लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ डिलिमिटेशन अगर बात करें तो आर्टिकल 2 में लोकसभा सीट को रीएडजस्टमेंट करने का प्रावधान है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। और डिलिमिटेशन कमीशन किसके थ्रू बनेगा? एक एक्ट के थ्रू बनेगा और रिसेंट अपडेटेड सेंसस के आधार पे बनेगा, ठीक है। आर्टिकल 81 क्लॉज 2 आपको याद रखना है, 3 आर्टिकल याद रखना है, 82, 170, 82, 170 क्लॉज 3, 170 क्लॉज 3 स्टेट असेंबली में रीएडजस्टमेंट, और 81 क्लॉज 2। 81 क्लॉज 2 क्या कहता है कि पॉपुलेशन रेशियो के आधार पे सीट होना चाहिए। मीन्स सीट और पॉपुलेशन का रेशियो सेम होना चाहिए, सब यूनिफॉर्म होना चाहिए सारे स्टेट में, चाहे यूपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, या चाहे आपका केरला हो। जो सीट मिलेगा और उनका जो पॉपुलेशन होगा स्टेट का वो सब जगह प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। ये 81 क्लॉज 2 में कहता है, ठीक है। अब ध्यान हिस्टोरिकल अगर हम समझेंगे तो 1950-51 के समय क्या हुआ था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पहला डिलिमिटेशन किया गया था, ठीक है। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि जनरल इलेक्शन होना था और जनरल इलेक्शन के लिए जो सेंसस है 1951 सेंसस वो नहीं वहाँ पे अपडेटेड हुआ था तब तक। तो 1951 सेंसस बाद में होना था
और मार्च 1 1950 को एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के बेसिस पे जनरल इलेक्शन कराने के लिए वहाँ पे डिलिमिटेशन किया गया था। तो डिलिमिटेशन फर्स्ट पहली बार जो हुआ था वो सेंसस पे नहीं हुआ था, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन पे हुआ था। और डिलिमिटेशन बाद में क्या किया गया था कि 1951 के सेंसस होने के बाद पहला जनरल इलेक्शन जब हो गया तब किया गया था। ठीक है, तो सब उसके बाद सब एक तो 1951 में हुआ, उसके बाद 1961 में सेंसस हुआ, तो 1961 में फिर से रीएडजस्टमेंट हुआ, 1971 में सेंसस हुआ, उसमें वापस से रीएडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ कब 1976 में, थोड़ा समय लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1951 में 1951 की कहानी है कि जनरल इलेक्शन में डिले ना हो जाए, डिलिमिटेशन में डिले हो रहा था, जनरल इलेक्शन कराने के लिए एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन करके इलेक्शन कराया गया। और उसके बाद डिलिमिटेशन आपका 1951 सेंसस के आधार पे किया गया था फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंप्लीट करने के बाद। तो पहला ये हुआ था, राइट, दूसरा 1961 में हुआ, तीसरा 1971 में। अब आगे समझिए मामला क्या है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जब देखा गया कि कुछ ऐसे स्टेट है कुछ जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गए हैं, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन मतलब नियंत्रित है, ठीक है, तो पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन स्टेबलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और जो कम पॉपुलेशन वाले स्टेट हैं स्पेशली साउदर्न स्टेट्स में उनको नुकसान ना हो, एक फेयर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, राइट, और हाई पॉपुलेशन वाले स्टेट को अनफेयर एडवांटेज न मिल जाए, इसके लिए 42वां संशोधन कानून संविधान संशोधन ला करके 1976 में 1976 में 2001 सेंसस तक डिलिमिटेशन को फ्रीज, मतलब अब डिलिमिटेशन नहीं हुआ, बहुत हुआ अत्याचार 51, 61, 71, अब 2001 तक ऐसा कुछ भी रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। रीजन क्या साइड किया गया, बोले मेरे साथ, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड स्टेबलाइजेशन। जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड में डिस्पैरिटी थी अमंग नॉर्दर्न स्टेट एंड द साउदर्न स्टेट स्पेशली, उसको ध्यान में रख करके हाई पॉपुलेटेड एंड स्मॉल लो पॉपुलेटेड स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए कि भैया उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, इसको फायदा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे 2001 सेंसस तक स्थगित कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। मतलब फिर से समझिए, कब फ्रीज किया गया, 1976 में। कौन सा कानून संशोधन ला करके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब तक, मैंने होगा ना, कब तक, आजीवन रोक दिया गया, 10 साल रोक दिया गया, क्योंकि 10-10 साल पे होना है सेंसस, 51, 61, 71, तो अब 81 में होगा तो उसमें भी एडजस्टमेंट करोगे, 91 में होगा, 2000, मतलब जिनको नहीं पता वो बता दे, 10-10 साल पे सेंसस होता है, 10 ईयर्स पे, ठीक है। तो इसीलिए अब जब 71 पे हुआ तो 81 में भी होगा, 91 में भी होगा। तो कहा गया कि नहीं भैया 42nd अमेंडमेंट में कि 2001 तक, मैंने 81, 91 और 2001 तक कोई भी री एडजस्टमेंट बाउंड्री और सीट का नहीं होगा। रीजन क्या दिया गया, पॉपुलेशन कंट्रोल और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, 84th अमेंडमेंट लेके आया गया। अब सवाल हुआ कि भैया 2001 में तो फ्रीज हो गया, मतलब 2001 तक फ्रीज हुआ, अब 2001 जब आया तो देखा गया कि क्या अब फिर से सेंसस 2001 का आया है, उसके आधार पे क्या डिलिमिटेशन होना चाहिए, क्या बाउंड्री और सीट का रीएडजस्टमेंट होना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी पॉपुलेशन स्टेबलाइज नहीं है, अभी भी पॉपुलेशन को लेकर के स्टेट्स के बीच में डिस्पैरिटी है, तो ये फ्रीज जारी रहेगा। कब तक, अब उन्होंने कह दिया ये जारी रहेगा 2026 तक। 76 में हुआ था, 1976 में हुआ था, तो 26 तक फिर रहेगा, मतलब 2001 में नहीं होगा, 2011 में नहीं होगा, 2021 में नहीं होगा, 2026 तक रहेगा, 2031 में देखा जाएगा। ये सवाल था, ठीक है। लेकिन यहां पे एक कैच था, यहां पे कैच ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के थ्रू पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इंसेंटिव दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि कंस्टिट्यूएंसी में ही अपना एक इंटरनल माइग्रेशन है। मतलब क्या है समझिए कि फॉर एग्जांपल कोई विधानसभा है या कोई लोकसभा है, उस लोकसभा में एक लोकसभा, कोई पार्टिकुलर लोकसभा उठा लीजिए, तो उसका जो शहरी क्षेत्र है और उसका जो रूरल क्षेत्र है, तो रूरल से शहर क्षेत्र में लोग आए हैं, तो कोई जिला मान लीजिए औरंगाबाद ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें मान लीजिए जो भी बहुत सारे विधानसभा हैं, बहुत सारे लोकसभा हैं, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इंटरनल माइग्रेशन हुआ है, तो जिसके वजह से सिर्फ मतलब
मेयर एडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्री, मतलब बाउंड्री को छोटा और बड़ा कर दिया जाए, सीट को नहीं छेड़छाड़ किया जाए। ध्यान से समझिए कि दो बात हुआ, सीट और बाउंड्री। तो सीट पे कोई तलवार नहीं लटकेगा, बाउंड्री को हम लोग चेंज करेंगे। और ये प्रावधान किस थ्रू अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके 2001 में, ठीक है, जिससे सीट नंबर जो है फ्रीज रहेगा 2026 तक, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन बाउंड्री को एडजस्ट किया जाएगा किस सेंसस के आधार पे? 2001 के सेंसस के आधार पे, क्योंकि सेंसस अभी जस्ट नया है। रीजन क्या साइड किया गया? इंटरनल माइग्रेशन बहुत हुए हैं 1971 के बाद, रूरल टू अर्बन। क्लियर है? अब एक नया पॉइंट आपको याद रखना है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है कि सीट चेंज नहीं होगा, बाउंड्री चेंज होगा। रीजन क्या है? माइग्रेशन। बोलते रहिए हमारे साथ, ठीक है। अब एक हम उधर देखे थे 82, फिर देखे थे 170 क्लॉज 3, और एक देखे थे 81 क्लॉज 2। क्लियर है? ये आपको याद रखना है बिल्कुल एकदम। ये जो है ये 81 क्लॉज 2, 82, और यहाँ पे आप याद रख लीजिए 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान रखना है। ये वाजपेयी जी की सरकार थी जिसमें इस तरह के कदम लिए गए। अब आया 2026। अब मामला आया कि भैया 2026 में तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत हुआ है और अनइवन तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी है, नॉर्थ साउथ अभी भी बरकरार है, माइग्रेशन भी हुए हैं। तो इसीलिए प्रपोज किया गया कि 2011 के सेंसस का डाटा लिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम 2011 का सेंसस लेते हैं तो 2011 का सेंसस तो 15 साल पुराना है, ठीक है, और 2021 का सेंसस भी डिले हुआ है। सबसे बड़ा मामला यह है कि 2011 करेंगे तो 15 साल पुराना है और 2021 का सेंसस का डाटा अभी आने में समय है, ठीक है। तो आउटडेटेड ओल्ड बेस्ड डाटा को क्यों हम आधार बनाएं? क्योंकि अगर हम देखेंगे 2011 से 2026 के बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं जो ड्रास्टिक चेंजेस लेकर के आए हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे, राइट। जैसे कोविड-19 हुआ, डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, नई सरकार बनी है, राइट। तो बहुत बड़े स्तर पे ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हुआ है, जो इंटरनल एक्सटर्नल माइग्रेशन है वो चेंज हुआ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें पैटर्न में चेंजेस आए हैं। तो इस तरह का जो डिजिटलाइजेशन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो इंडस्ट्रियल मार्केट का जो बिहेवियर है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। तो हाउ कैन वी से दैट कि भाई पुराने डाटा को हम लोग इस्तेमाल करें? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सवाल है जो विपक्ष है उनका, ठीक है। अब फ्यूचर का कंसर्न ये है कि माइग्रेशन तो नहीं रुका, ना धीमा हुआ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। रूरल एरिया और अर्बन एरिया को अगर बात करें तो मैं शहरी क्षेत्र में माइग्रेशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है, जैसा कि आप इस तस्वीर से देख सकते हैं, है ना। और अर्बन कंस्टिट्यूएंसी के जो क्लस्टर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, रूरल एरिया थिनर होता चला जा रहा है। तो एक अनइवन डेंसिटी यहाँ पे है। तो अब ये जो सवाल है कि एक पैरिटी टेस्ट है, अगर 2011 के बेसिस पे कंस्टिट्यूएंसी को हम मतलब डिवाइड करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे, तो पैरिटी टेस्ट होगा वहाँ पे। तो रियल टाइम डिस्पैरिटीज़ है, इलेक्टोरल बैलेंस नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि साउथ स्टेट में आप देखेंगे कि कम पॉपुलेशन है, नॉर्दर्न स्टेट में कम पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन है। रूरल एरिया है वहाँ पे थिनर होता जा रहा है पॉपुलेशन, अर्बन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो इस आधार पे अगर 2011 के सेंसस डाटा लेते हैं, उठाते हैं, तो ये तो ऑलरेडी आउटडेटेड होगा, ठीक है, वो पैरिटी नहीं होगा। अब सवाल यहाँ आ रहा है कि रिप्रेजेंटेशन, इक्विटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट क्या है। हमने जैसा बताया कि आर्टिकल 81 क्लॉज 2 में जो सीट एलोकेट होगा वो पॉपुलेशन के आधार पे होगा और उस समान अनुपात में होना चाहिए कि जो सीट आपको मिल रहा है और आपका जो पॉपुलेशन है वो दोनों का जो प्रोपोर्शन हो सेम होना चाहिए, राइट। तो ये सिर्फ पॉपुलेशन बेसिस पे नहीं हो, यहाँ पे जियोग्राफी भी मैटर रखता है, डेवलपमेंट भी मैटर रखता है, माइग्रेशन भी मैटर रखता है। क्योंकि साउदर्न स्टेट का जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखेंगे, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न स्टेट ज़्यादा है। आप जब हायर एजुकेशन एनरोलमेंट की बात करते हैं या फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो साउथ में ज़्यादा है, नॉर्थ में कम है। जो आप नेशनल इनकम जो बात करते हैं एवरेज, उससे बहुत कम पर कैपिटा इनकम नॉर्थर्न स्टेट्स में है। गरीबी बहुत ज़्यादा है नॉर्दर्न स्टेट्स में और इनका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। जो जियोग्राफी अगर देखेंगे दोनों तरफ के, नॉर्दर्न स्टेट के और साउदर्न स्टेट के, तो दोनों के जियोग्राफी में बहुत
अंतर है। ये आप देखिए कोस्टल एरिया, ये कोस्टल एरिया यहाँ पे उतना उपलब्ध नहीं है। तो डेवलपमेंट, माइग्रेशन, ज्योग्राफी, इन सब पैरामीटर की ज़रूरत है, सिर्फ पॉपुलेशन को मुद्दा नहीं रखना चाहिए। और 81 क्लॉज 2 में क्या बोला, मैं फिर बता रहा हूँ, जो आपका सीट है और वो जो पॉपुलेशन है वो रेशियो सब स्टेट का बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो की बात यही है कि स्टेट क्या है, यूनियन का बिल्डिंग ब्लॉक है। जितना स्ट्रांग स्टेट होगा वो यूनियन को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन के अलावा जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, फेडरल स्ट्रेंथ है, इक्विटी है, वो भी मैटर रखना चाहिए, और दैट शुड बी द मैटर ऑफ डिबेट, ठीक है। जैसा हमने बताया प्रीलिम्स जेएस पेपर 1, जेएस पेपर 2 में बात करना है। कीवर्ड्स हमारा है डिलिमिटेशन, आर्टिकल 82, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 170 क्लॉज 3, आर्टिकल 81 क्लॉज 2, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 201, ये ध्यान रखिएगा। तो दैट्स द समरी, वो जो आपको याद रखना है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 001, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया फ्लो चार्ट में, सेंसस पॉपुलेशन चेंज फ्रीज हुआ 1976 से 26 के बीच में, 2011 में फिर हुआ, ओल्ड डाटा 11 के बात है, नीड फॉर डिलिमिटेशन। यहाँ पे आपको सारी बातें लिखी हुई है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आर्टिकल ये अमेंडमेंट अगर इधर कहीं है तो देख लीजिए, अमेंडमेंट यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, तो ये 84th अमेंडमेंट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट याद रहेगा, 1976 में फ्रीज करने के लिए। 84th अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए था, 2011 में कंटिन्यू करने के लिए, सीट को छेड़छाड़ नहीं था, वहाँ पे बाउंड्री को मेजर ये किया गया था। 2026 वर्जन यहाँ पे आया है। आर्टिकल 82 मैंने बताया कि ये लोकसभा मतलब को लेकर के है, और ये स्टेट असेंबली को लेकर के है। ये प्रोपोर्शन है सर, सीट और पॉपुलेशन का, ये हमने बताया, ठीक है। करंट इशू 2026 का बिल जो है 80-50 सीट से 11 का डाटा यूज़ हो रहा है, वुमेन रिजर्वेशन का लिंकेज इसमें से किया गया है। पॉपुलेशन और इक्विटी के बीच का बहस है, स्टेट रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रांग यूनियन, स्ट्रांग स्टेट, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन, डेंसिटी इम्बैलेंस, ये सारी बातें हमने कर दिया है। तो अब यही है, एक और है जिसमें क्या है डिलिमिटेशन, ये सब ये बात किया गया है, जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, ठीक है, कि डिलिमिटेशन और पार्लियामेंट सीट्स पे। तो रिप्रेजेंटेशन, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का केस है, ठीक है, जीएस पेपर 2 में होगा, मैंने बता दिया। 131वां संशोधन था, 550 से 850 कर दिया जाएगा, वही बिल है। परिसीमन है क्या, परिसीमन मैंने बता दिया कि जो है आपका परिसीमन इज़ बेसिकली फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट एंड बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ऑफ ईच स्टेट्स, ठीक है, ये है डिफिनेशन, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 81 क्लॉज 2 क्या है, तो ये रेशियो ऑफ सीट्स एंड पॉपुलेशन का बात करता है। आर्टिकल 82 स्टेट्स असेंबलीज की सीट्स और बाउंड्री का ये करता है। और आर्टिकल 173 आपका 82 लोकसभा के सीट्स और बाउंड्री का, और 170 स्टेट असेंबली का, ठीक है। कंडक्टेड बाय किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, किसके थ्रू, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 82, आर्टिकल 170 क्लॉज 3, आर्टिकल 81, ये सब याद रखना है। तो एक तरह से रिवीजन हो जा रहा है, और दूसरा आर्टिकल में भी ये सब चीज़ें, कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि लोकसभा सीट जो है फिक्स किया गया 543 सीट्स पे, पॉपुलेशन जिसमें फिक्स किया गया था 1971 के सेंसस के आधार पे, दैट वाज 54.8 करोड़, ठीक है। और अब जो है वो दैट इज़ 140 करोड़ हो गया है। तो इतना ज़्यादा चेंजेज हो गया है। अब अगला जो रीएडजस्टमेंट होना है वो आफ्टर 2027 सेंसस के थ्रू आधार पे होना है। 3 बार बस एडजस्टमेंट हुआ इतिहास में, जैसा मैंने बताया, 51, 61 और 71 में। 2001 में एक मामला आया था जिसमें 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिससे सीट्स में कोई चेंजेस नहीं आए थे। किस में चेंजेस आए थे, बाउंड्री में, इंटरनल माइग्रेशन का हवाला देकर के। मैंने जैसा पहले भी बताया, वुमेन रिजर्वेशन ऑलरेडी पास हो चुका है, वो सब मामला में मत जाइए पॉलिटिकल डिबेट्स और स्पीचेज में। 106 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वुमेन रिजर्वेशन पास कर दिया गया था। 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को स्टेट असेंबली और लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट डिलिमिटेशन से अप्लाई होना था, अब वही नेक्स्ट डिलिमिटेशन तय करना है अब मिल करके पार्लियामेंट को कि कौन क्या किस सेंसस के आधार पे होगा, ठीक है। 3 चेंजेस मैंने बताया, सीट्स चेंज होगा 550 से 850, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कौन सा सेंसस होगा, और ये अभी पार्लियामेंट नहीं डिसाइड कर पाई क्योंकि 2011 करना था यहाँ पे, ठीक है। 2027 यूज 2027 में समय लगेगा, तो 2011 कर लेते हैं, ऐसा सरकार ने कहा है। तो सेटअप कमीशन, जैसे ही अगर ये बिल पास हो गया होता तो एक कमीशन से सेटअप हो जाता और 2011 सेंसस के आधार पर ये डिलिमिटेशन हो जाता। तो ये आपको मैंने बताया कि वीमेन रिजर्वेशन 272 सीटें वीमेन को मिल जाती, 543 से 816, और आगे चल कर के 850 कर दिया जाता। एश्योरेंस किया गया अमित शाह के द्वारा कि हर स्टेट का 50% बढ़ जाएगा,
ठीक है। लेकिन ये कोई रिलेटिव शेयर में लॉस नहीं होगा उनका जो सीट है। तो इशूज़ ये है कि भैया 106 अमेंडमेंट तो ऑलरेडी पास हो चुका है, अलाउ हो चुका है, तो भाई 145 सीटों में आरक्षण दे दो। तुम इसको क्यों लिंक कर रहे हो डिलिमिटेशन से, ठीक है। और आप 50% जो प्रो राटा इंक्रीज है, मतलब सभी क्षेत्रों, सभी स्टेट का सीट 50% बढ़ जाएगा, ये जो आप कह रहे हो, तो ये बातें आपने बिल में क्यों नहीं कहा, एक्सप्लिसिटली प्रोविजन क्यों नहीं दिया गया है उसमें, ठीक है। बिल तो कहता है कि भैया एलोकेशन होगा पॉपुलेशन के आधार पे, आप कह रहे हो कि भैया 50% आए, तो मेयर ओरल आप कैसे कह सकते हो। और तीसरा इशू है कि भाई आपने डिटेल डिस्कशन किया नहीं, जल्दीबाजी में पास करने के चक्कर में बढ़ गए हो, ठीक है। सेंसिटिव इशू है बहुत बड़ा। और वे फॉरवर्ड यही है कि 1 सिटीजन 1 वैल्यू, वोट 1 वैल्यू का केस है कि भाई किसी सीट पे बहुत सारा पॉपुलेशन है, जैसे 48 लाख पॉपुलेशन है आपका मलकाजगिरी तेलंगाना में, फिर हमने बताया था 29, 28, 27 याद करवाया था कि बेंगलुरु नॉर्थ में 29 लाख पॉपुलेशन है, आपका गाजियाबाद में 28 लाख पॉपुलेशन है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 27 लाख पॉपुलेशन है, कहीं कहीं 6 लाख पॉपुलेशन है किसी कंस्टिट्यूएंसी में। तो कैसे एक एमपी जो है इतने बड़े लाख पॉपुलेशन का कैटर करेगा। तो 1 सिटीजन 1 वोट 1 वैल्यू के प्रिंसिपल यहाँ पे अवॉइड हो रहे थे 1975 के फ्रीज के वजह से, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे नए सेंसस से करना जरूरी है। तो की कंसिडरेशन यही है कि फेडरलिज्म, डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है क्रॉस द स्टेट, फेडरल बैलेंस होना चाहिए, जैसे मैंने पीछे भी बात किया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 2/3 मेजोरिटी से पास होना है, इसलिए लीगल मैकेनिज्म है यहाँ पे। और लेकिन डिलिमिटेशन बिल में सिंपल मेजोरिटी बोला गया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो 2/3 मेजोरिटी से पास होता है, लेकिन डिलिमिटेशन बिल में कहा गया है कि सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगा जो भी चेंजेस करना है। तो यहाँ पे आर्टिकल 81 क्लॉज 2 में बोला सीट पॉपुलेशन रेशियो सेम हो अक्रॉस द स्टेट, पार्लियामेंट कमेटी का गठन हो, वाइडर कंसेंसेशन हो, डिस्कशन हो, और लोकल बॉडीज जैसे पंचायत म्यूनिसिपैलिटी को भी इसमें शामिल किया जाए। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बता दिया है, आप ये ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अगला आर्टिकल है डिसेप्टिवली विनिंग, इंडिया मस्ट मूव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू अवॉइड एम्पलीफाइंग इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे ध्यान रखता है जीएस पेपर 3 के बेसिकली टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी वजह मुद्दों में बात करना है टॉपिक। यहाँ पे जो चेंजेज आए हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसको लेकर के बातचीत कर रहा है। यहाँ पे जो डेटा आ रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI और CPI, तो ये दोनों के डाटा हालांकि शांत दिख रहे हैं, लेकिन जो प्रेशर है बहुत बड़ा है, ये आर्टिकल का कहना है। मार्च का जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो 3.2% थोड़ा ऊपर हुआ है, ठीक है। और ये इंक्रीज जो है शांत दिख रहा है, लेकिन जो हेडलाइन CPI है शांत दिख रहा है, लेकिन जो प्रेशर है बहुत बड़ा है। जो WPI देखा जाए मार्च में 3.88% हाई था, राइट। और CPI 4.6% का जो टॉलरेंस बैंड है RBI का, उसमें ऑलरेडी आता है, लेकिन कंज्यूमर प्राइसेस अभी पूरी तरह से उभरा नहीं है, आर्टिकल का कहना है। बहुत सारे प्रोड्यूसर साइड प्रेशर तेज हो सकते हैं, हो चुका है, और वो कहीं ना कहीं इसमें रिफ्लेक्ट होगा। एक सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है कि WPI होलसेल प्राइसेस इंडेक्स को का बेस अभी भी 2011-12 है, लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो उसका बेस ईयर 2024 कर दिया गया है, ठीक है। तो CPI बेस ईयर 2024 है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो WPI का बेस ईयर है वो 2011-12 अभी भी है, ठीक है। धारणा ये है कि बेस ईयर बदलने से जो इंडेक्स की बास्केट है, वेट है और इंटरप्रिटेशन है वो बदलती है, ठीक है। तो इसीलिए 1-to-1 कंपेयर नहीं करना चाहिए WPI और CPI को। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके बाद यहाँ पे जो रूपी का डिप्रिशिएशन हुआ है डॉलर के मामले में, जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हुआ है, मतलब कि जो इम्पोर्ट का जो रूपी बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है किसी भी चीज़ जो हम लोग पहले खरीद रहे थे। तो US डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया में गिरावट आया हुआ है। तो इकोनॉमी में हम जानते हैं कि जब पैसा कमज़ोर होता है, डॉलर मजबूत होता है, तो जो इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पैसे की कीमत नहीं है। आप सीधा समझिए कि 5 रुपया, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 रुपया 100 रुपया $1 के बराबर है, ठीक है। और अब जो है 120 रुपया $1 के बराबर हो जाए फॉर एग्जांपल, और ये जो कॉस्ट है जिसका मान लें दाम 1 रुपया है,
आप ऐसे $1 है ऐसे समझिए, कोई फॉरेन गुड है जिसका दाम $1 है, तो पहले आप वही चीज़ को खरीदने के लिए कितना रुपया दे रहे थे, ₹100, और अब उसी चीज़ को खरीदने के लिए कितना दे रहे हैं, 120। सिंपल समझिए, बस ऐसे समझिए कि आप मान लीजिए कि पिज्ज़ा खा रहे हैं जिसका कीमत $1 है, ठीक है, आप पिज्ज़ा खा रहे हैं जिसका कीमत $1 है, और अब आपका $1 पहले था ₹100 के हिसाब से, और अब गिरावट हुआ पैसे में, तो गिरावट मतलब 100 से नीचे नहीं जाएगा वो ज़्यादा होगा, ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। ₹120 हो गया, तो अब ये $1 के पिज्ज़ा को खरीदने के लिए आप कितना रुपया देंगे, ₹120 देंगे, तो ये क्या हो गया, ज़्यादा कॉस्टली हुआ ना। तो वही बात यहाँ समझा रहे हैं कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन राइज किया, और लगभग 2.5 से 3% जो है रुपये की गिरावट हुई है। तो क्रूड ऑयल और ग्लोबल गैस मार्केट में भी डॉलर डोमिनेट करता है, डॉलर डिनोमिनेटेड चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हुआ है। तो करेंसी अगर वीक होता है तो इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है, आपका पैसा ज़्यादा लगता है आपको चीज़ों को खरीदने में बाहर से, ठीक है। तो इसीलिए कोस्ट पुश इन्फ्लेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो क्राइसिस हुआ है, इसके वजह से जो फ्यूल सप्लाई चेन है उसमें एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिला, और ग्लोबल लेवल पे जो क्रूड ऑयल है एंड गैस प्राइसेस में भारी कीमतों में बढ़ावा देखने को मिला। तो जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जो है इकोनॉमिक इन्फ्लेशन भी लेके आया है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है सप्लाई डिस्ट्रप्शन किया और ग्लोबल फ्यूल प्राइस राइज किया, इससे इन्फ्लेशन महंगाई भी बढ़ी है। तो वार, सप्लाई चेन, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन के बीच में एक लिंकेज है जिसको हमें एग्जाम्स के लिए समझना है। अब ध्यान से समझिए, जो इंडस्ट्री है, जैसे फर्टिलाइज़र का अगर कीमत बढ़ जाएगा तो फार्मा इंडस्ट्रीज़ का जो है कीमत बढ़ जाएगा, प्लास्टिक का कीमत बढ़ने से टेक्सटाइल जो इनपुट कॉस्ट है अगर ये बड़ा हो जाएगा तो इंडस्ट्रियल कॉस्ट के जो प्रोडक्ट हैं उस पर भी बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो रुपए की गिरावट से जो फर्टिलाइज़र हैं, प्लास्टिक है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसकी उत्पादों की लागत बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि जो फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल है, इस सेक्टर में भी बहुत बड़े स्तर पे आपको महंगाई देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन जो इनपुट कॉस्ट में ज़्यादा महंगाई आने की वजह से हुआ है, ठीक है। हालांकि कुछ फर्म ने अभी तक कॉस्ट ऑब्जर्व की है, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल उनके लिए नहीं है। एमएसएमई के बारे में बात करें तो जो टेम्पोरेरी सीपीआई सप्रेशन है, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि एमएसएमई अभी फ़िलहाल जो आउटपुट डोमेस्टिक मार्केट की तरफ अपना आउटपुट को मोड़ रहे हैं, पहले वो बाहर की तरफ भेजते थे, तो इससे थोड़ा सा पॉलिसी रिलैक्सेशन भी उनको मिला जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, तो ग्रेटर डोमेस्टिक सेल हो पाएगा। लेकिन ये देखना अभी ज़रूरी है समय कि आगे क्या होता है, ठीक है। अब आगे जो है लोकल सप्लाई ग्लट एंड डिलेड इम्पैक्ट, ठीक है, ये बातें हम लोगों ने अभी पढ़ाई ही है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रहे हैं, प्रोड्यूशन मार्जिन जो है कंप्रेस हुए हैं, तो सीपीआई अभी टेम्पोरेली दबा हुआ है, यह अस्थायी रिलीफ नहीं है, आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी मतलब ये नहीं है। और यहाँ पे साफ कहा जा रहा है कि जो आरबीआई का जो कंसर्न है और आईएमएफ का जो ग्रोथ कट है कि भैया 6.2% से आपका बढ़ेगा, मतलब आपका कह सकते हैं कि आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, या ध्यान रखिए हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ग्लोबल रिसेशन रिस्क बढ़ रहे हैं, इससे बहुत बड़े स्तर पे लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन का केसेस हैं, ग्लोबल रिसेशन रिस्क बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्थिर मंदी आ रही है। आईएमएफ ने इंडिया के फाइनेंशियल 2027 ग्रोथ फोरकास्ट किया है कि 2026 से 27 में तक लगभग 6.2% को ट्रिम किया जाएगा, ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं ग्रोथ हर्ट होगा, ठीक है। ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी वल्नरेबल हो सकती है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल से दूर हट करके इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, एनर्जी रिजिलियंस कम बढ़ाना चाहिए, और एनर्जी रिजिलियंस बढ़ा करके क्लीन एनर्जी की तरफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक शील्ड हमें बनाना चाहिए। हमें अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन्ड ओनली बाय रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल इंडिपेंडेंस। एक जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस में शिफ्टिंग, जो हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था इफ़ यू रिमेंबर, तो वो भी ध्यान हमें रखना चाहिए जब हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो कि हमें डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ाना होगा और इनपुट कॉस्ट को लेकर के, रॉ मटेरियल पे लेकर के, सिर्फ प्रोडक्ट को लेकर के नहीं, ठीक है। मैकेनाइजिंग फ्लो चार्ट है जिसको हमें समझना है, जो मैंने अभी बताया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, थैंक यू।